हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आप सभी के कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट हैं। अभी हम स्टार्टिंग में जब आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले थे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के 12 दिसंबर से, तब हमने क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर रखी थी। आप लोगों को हम पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट को रेगुलर क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सो उसके बाद थोड़े हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हमने बीच में रोक दी थी, बट कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आज से आपके लिए क्लासेस अगेन स्टार्ट हैं। और आज की क्लास में हम पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, एक बार हम दोबारा याद कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने इसमें 2 यूनिट्स कंप्लीट कर रखी हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में हमने 1 यूनिट पढ़ रखी है। और इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस सब्जेक्ट की 2 यूनिट कंप्लीट हैं, बट आज हम इसकी 3rd यूनिट कंटिन्यू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमने सेकेंड यूनिट पढ़ी थी वो इससे ही आपस में लिंक्ड है थोड़ा बहुत, कि अगर आप लोगों को जो मैंने वो समझाया है उसके रिलेटेड ही आपको ये सब आगे का करना है। ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, वो तुलनात्मक राजनीति थी कि अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव जो उनकी पॉलिटिक्स है वो पढ़ना था उसके बारे में। सेकेंड यूनिट में आपको पर्सपेक्टिव्स पढ़ने थे, जो मैंने आपको पढ़ाए थे इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल कल्चर, ये सारा सिस्टम, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। और आज की जो हमारी यूनिट है 3rd यूनिट, जिसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आधुनिक सरकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसको 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। पहला पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद, तीसरा उपनिवेशवाद। ठीक है। अब ये तीनों को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ करके वास्ट करके पढ़ोगे, क्योंकि आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो। और आप लोगों को मैंने आपकी पिछली सभी वीडियोस में बताया है कि आप लोगों को तकरीबन 10 या 12 पेज का आंसर लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं इन पर एक पूरा 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। और आता मतलब ज़रूरी है कि इनको एक एक टॉपिक को अच्छे से आपको कवर करना है। इन पर एक कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। वो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपके पेपर से पहले आपको ज़रूर बताऊँगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को ज़रूर डिफाइन करूँगी कि ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें ये लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन घूमे हुए आते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जबकि उनने वही सब पढ़ा हुआ होता है, फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट वरी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो आज की जो हमारी क्लास है वो पूंजीवाद पे ही होगी। और पूंजीवाद में हम बहुत अच्छे से इसको डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे कि इसके अंदर हमें बताया क्या गया है और ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, पूंजीवाद को सबसे पहले तो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे प्रकार से, बहुत सारे टाइप से उसको देखा जाता है। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, एक विचारधारा के रूप में, और एक प्रकार का राज्य या फिर सरकार। ठीक है। ऐसे ऐसे इसको बहुत अच्छे से समझा जाता है। तो आर्थिक व्यवस्था, जो अर्थशास्त्री हैं वो पूंजीवादी शब्द को आर्थिक व्यवस्था के रूप में समझते हैं, जहाँ पर एक स्वतंत्र बाजार और स्वतंत्र निजी निवेशक होते हैं। बिल्कुल एक फ्रीडम, जो उनका बाजार होता है, पूरी मार्केट होती है, जो अर्थशास्त्री हैं वो ऐसे समझते हैं आर्थिक व्यवस्था को। उसके बाद आती है सामाजिक व्यवस्था। समाजशास्त्री ऐसी व्यवस्था को समाज की पूरी संरचना और संबंध के बाजार के इर्द गिर्द घूमते हुए कहते हैं, कि उसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बाजार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। वो जैसे कि अब मैंने आप लोगों को कुछ बेचा, आपने मुझे उसके पैसे दिए, मैंने उसको प्रॉफिट करके कमाया। आपने उसको आगे या तो यूज़ में ले लिया या किसी और को बेचा, आपने उससे प्रॉफिट कमाया। फिर उसने यूज़ में ले लिया, वो किस्सा वहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने जिससे लेकर आपको बेचा उसने प्रॉफिट कमाया, उसने जिससे बेचा था लेकर उसने प्रॉफिट कमाया। तो इन्होंने ये बोला है कि जो पूरा स्ट्रक्चर है, समाजशास्त्रियों ने बोला है सामाजिक व्यवस्था में, कि ये जो पूरा पूंजीवाद का स्ट्रक्चर है ये बाजार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, पैसे के उसमें। ठीक है। जो मार्क्सवादी हैं, जैसे कुछ विचारक जो मार्क्सवादी हैं, वो पूंजीवाद को एक विचारधारा के रूप में मानते हैं, एक आइडिया के रूप में, जो पूंजी के नियंत्रण, एक समाज और राज्य पर नियंत्रण करता है। इन्होंने बोला है, मार्क्सवादी ये बोलते हैं कि पूंजी जो होती है वो पूरा कंट्रोल करती है समाज और राज्य पर, और उन पर वर्चस्व स्थापित करने की पूरी कोशिश करती है पूंजीवाद। ठीक है ना।
और एक प्रकार का राज्य या सरकार। इन्होंने ये वाली बात यहाँ पर इसलिए बोली है, ये यहाँ पर ये किसी राइटर या फिलोसफर ने किसी ने नहीं बोली, ये नॉर्मली एक बात लिखी गई है। क्यों लिखी गई है कि एक प्रकार का राज्य या सरकार, पूंजीवाद को एक प्रकार का राज्य या सरकार के रूप में इसलिए देखा जाता है कि जब पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है ही, तो वहाँ पर एक का ही हुक्म चलेगा, जाहिर है एक अधिकार ही होगा वहाँ पर। तानाशाह के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम तानाशाही देशों में ही पूंजीवाद का उदय होता है और उदय हुआ भी है पुराने टाइम से पूंजीवादी देशों में। ठीक है, आज का जो आधुनिक विश्व है, पूरी जो इस टाइम की मॉडर्न जो पूरा वर्ल्ड है हमारा, उसको समझने के लिए पूंजीवाद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। स्टडी के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, सब चीज़ों के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उसको आप लोग उसको अवॉइड करके कुछ हासिल कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें यही वाली बात एक तरीके से इंट्रोडक्शन में बताई गई है कि पूंजीवाद को, इस वाली जो ये दुनिया चल रही है, इस समय का जो ये सब चल रहा है, यहाँ पर इसको जानना और अपने पास एक तरीके से विचारधारा के रूप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में, दोनों में पूरी स्टोरी का शॉर्ट थोड़ा सा लिखा जाता है कि इस स्टोरी पूरी में इंट्रोडक्शन में ये बताया है और कंक्लूजन में आखिर में लिखा जाता है कि स्टोरी में ये सब बताया है और ये कंक्लूजन निकलता है। अब वो कंक्लूजन आप खुद ही लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि अगर आप आंसर पूरा पढ़ लोगे तो आपको कंक्लूजन पता लग जाएगा कि लड़ाई ख़त्म हुई है या फिर नहीं हुई है। तो आप उसको कंक्लूजन को थोड़ा बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या फिर जो आंसर आपने लिखा है वो ऐड करके अपने उसमें से थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, मतलब अपने दिमाग से उसको लिख दो कि हाँ जी इसमें ये बात हुई है और आखिर में इसका निष्कर्ष ये निकला है और आंसर आपका ख़त्म है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ था कि पश्चिम यूरोप और अमेरिका के जो देश थे उनको पूंजीवाद का गढ़ माना जाता था। एक तरीके से इनको ही इनका उदय का एक रीज़न माना जाता था कि ये जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देश हैं ये सारे, इनमें ही पूंजीवाद का उदय हुआ। सबसे पहले इनमें ही ये बाजार व्यवस्था जो थी ये सब इन देशों में ही चली थी। आपने पिछली क्लासेस में भी बहुत बार देखा होगा, इनफैक्ट 12th में भी एक दो बार पॉलिटिकल साइंस की किसी बुक में फॉरेन या इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा कि पूंजीवाद का उदय का कारण अमेरिका ही था। ठीक है ना? तो लेकिन आज भी पूर्व सोशलिस्ट देश जैसे रूस है, चाइना है, वो पूंजीवादी होते जा रहे हैं। वो अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया जा सकता है कि एग्जाम्पल जैसे चाइना से जो चीज़ें आती हैं, अब वो क्या कर रहा है, वो अपने लिए प्रॉफिट, एक तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। वो हर छोटी छोटी चीज़, हर बड़ी बड़ी चीज़ अब चाइना से ही आती है, चाहे वो अच्छी हो या ना हो, लोग खरीदते हैं। अब वो खरीदते हैं तो जितने पैसों में वो खरीदते हैं वहाँ पर उनको उस चीज़ का डबल प्रॉफिट होता है। उन्होंने एक पूंजीवाद, एक तरीका अपना लिया है, कैपिटलिज्म, कि सिर्फ पैसा ही पैसा है, सामने वाला बर्बाद हो, मर जाए, कुछ भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बस एक पूंजीवादी विचारधारा को ही रूस और जो चीन सोशलिस्ट देश हैं उन्होंने भी इस चीज़ को अपना लिया है। और वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरे वर्ल्ड के हर एक क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, ये भी हकीकत है। एडम स्मिथ का नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है उदारवादी अर्थशास्त्रियों में। उन्होंने भी इस चीज़ को ये बताया कि अपना एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि मतलब सेल्फिश है, उसको अपनी सिर्फ अपनी अच्छाई, अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। उदारवादी पूंजीवाद जो है मतलब उदारवादी पूंजीवाद का मतलब ये था कि उदारवादी पूंजीवाद को नहीं मानते हैं, क्योंकि पूंजीवाद मार्क्सवादी की सबसे अच्छी विचारधारा है, उदारवादियों की बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें मेनली एक यही बात इन्होंने, एडम स्मिथ ने बोली, वो उदारवादी विचारधारक थे। उन्होंने कहा कि एक सेल्फिश लोग बन चुके हैं और वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब हम देखते हैं कि पूंजीवाद का अर्थ क्या है। देखो, पूंजीवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले पूंजीवाद के विरोधियों ने इसको अप्रतिष्ठित करने के लिए किया था। अनसाइन, उसको मतलब अप्रतिष्ठित का मतलब होता है उसको नीचा दिखाना। उसको इन्होंने, जो इनके वो थे, आलोचक थे,
पूंजीवाद जो विचारधारा मानते थे, उनके आलोचक जो थे उदारवादी थे, नारीवाद थे और भी बहुत सारे थे। उनके मतलब एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए उन्होंने उनको पूंजीवाद बोलना शुरू किया था कि ये तो पूंजीवादी विचारधारा है। लेकिन मार्क्सवादियों ने इस विचारधारा को ही नाम पे रख लिया, पूंजीवादी विचारधारा है मार्क्सवादियों की। तो एक तौर पे जब ये सब हुआ तो इन्होंने मतलब एक नीचा दिखाने के लिए इनको पूंजीवाद का वर्ड दिया। और आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखें कि पूंजीवाद शब्द का उदय हुआ कैसे था। इसी वजह से हुआ था कि उनके जो विरोध में थे, पूंजीवादियों के विरोध में जो थे, उन्होंने इस वर्ड को उनको दिया था और उन्होंने इस वर्ड को ही अपनी शक्ति मानकर इसको अपना लिया। उसके बाद आती है पूंजीवाद की विशेषताएं। देखो, एक जब पूंजीवाद की बात हो रही है तो पूंजीवाद पे तो बहुत सारी बुक्स भी छपी हुई हैं। सिर्फ एक ही टॉपिक पे इतनी सारी बुक्स हैं क्योंकि ये टॉपिक है ही बहुत वास्ट। तो इसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं, इतने सारे फीचर्स हैं, इनको गिनना देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने फिर भी आपको एक मोटी तौर पे बताए हैं जिससे आपको याद रह जाए और आप उसको अच्छे से लिख सको। सबसे पहला है लाभ की प्राप्ति, गेन ऑफ प्रॉफिट, कि वो पैसा कमाने के लिए धन का निवेश करते हैं। सेकंड है आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक एरिया, मतलब ये वाली बात इसमें बोली गई है कि जो इकोनॉमिक एरिया है पूरा, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई भी क्या मतलब कम से कम बताया गया है। जब कम से कम है तो फिर कोई भी का सवाल आ ही जाता है कि इतना सा भी उनका हस्तक्षेप नहीं है, वो इतना सा भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो सारा पूंजीवाद का काम है, वो करेंगे। और यहाँ पर आता है बाजार व्यवस्था, मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम यहाँ पर इस बेस पे बोला गया है कि जैसे आप लोग कुछ चीज़ खरीदते हैं और उसके बाद ये होता है, जैसे आपने जिस दुकानदार से, जिस शॉपकीपर से ख़रीदा, आप उसको पैसे दोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उस चीज़ को 10 रुपये में ख़रीदा है तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उसको भी उसमें से प्रॉफिट होगा और जिस कंपनी ने बेचा है उसको भी उसमें प्रॉफिट होगा। अब खुद सोचो कि वो कितनी सस्ती चीज़ होगी जो आपको 10 रुपये में, उसको भी प्रॉफिट हो गया और कंपनी को भी प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एक बात ये बोली गई कि उत्पादन और उपभोग अलग अलग होता है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने के लिए बाजार व्यवस्था सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी गई है, सबसे ज़्यादा अच्छी विशेषता मानी गई है पूंजीवाद में। ठीक है, अब हमारी होती है परेशानियां कि पूंजीवाद से क्या क्या परेशानियां आती हैं। देखो, पूंजीवाद से क्या परेशानी नहीं आती है, मैं तो इस सवाल को उठाती हूँ क्योंकि पूंजीवाद एक ऐसी चीज़, मतलब एक ऐसा जड़ है जिसकी वजह से बर्बादी है और सबको इक्वल नहीं रखा जाता है, या जो भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका सवाल आज तक बहुत सारे लोग दे ही नहीं पाए हैं जवाब। सॉरी, देखिए, अब प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटलिज्म मैंने यहाँ पर आपको पहले इंग्लिश में बताए हैं। इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, मोनोपोली पावर है, शॉर्ट टर्मिनिज्म है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, इमोबिलिटीज़ है, मोनोप्सोनी है। ठीक है, और ये इनइक्वालिटी मैंने आपको बता ही दिया। अब इनको आप एक बार मैं आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ कि ये चीज़ें एक्चुअली में है क्या और ये कैसे पूंजीवाद से परेशानियां उत्पन्न करते हैं, हम सब के लिए परेशानियां बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है असमानता, इनइक्वालिटी। पूंजीवाद, अब सबसे पहले देखो, मैंने आपको वहाँ बता ही दिया कि सेल्फिश लोग होते हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखने के लिए दूसरा कुछ भी करे, भले से कुएं में क्यों ना कूद जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाता है, असमानता आ जाता है, वो इक्वल रखते ही नहीं है अपने आप को और जो सामने इंसान है उस शख्स को। जबकि आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान में भी एक समानता का अधिकार हमें दिया गया है। क्यों दिया गया है? हम सब एक दूसरे के इक्वल हैं। जो चीज़ बेच रहा है वो भी, जो चीज़ खरीद रहा है वो भी, वो उसको लूट नहीं सकता। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। आप कोई बुक लेते हो, बुक पे जहाँ पर पैसे लिखे हुए थे वहाँ पे अक्सर चिट लगी हुई होती है 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ की, और उसको हटाया जाए तो नीचे 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ लिखे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस बुक को ऐसे ही ले आते हैं चिट देखने के बावजूद भी कि यार अब क्या करो, छोड़ो। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको उसको बोलना है कि तूने 200 रुपये की चिट लगाई है, 70 रुपये की बुक है तो मुझे तू 70 में ही देगा। ये 200 की मैं नहीं खरीदूंगी या खरीदूंगा, दूसरी शॉप से ले लो।
जब ऐसा होगा तो वो आइंदा से ऐसा करना बंद कर देगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये इसलिए बताया, उसने सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा, ये नहीं देखा कि आपको कितना नुकसान हुआ। 70 से 200 में कितना फ़र्क होता है, आप उसको वो इतने सारे पैसे दोगे, उसने उसके अंदर भी प्रॉफिट कमाया, और जो बुक उसने कम दामों में खरीदी थी उसके अंदर भी प्रॉफिट कमाया। ठीक है। दूसरी बात आती है आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आर्थिक अस्थिरता हो जाती है, बैलेंस नहीं बनता है, गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है, कोई बैलेंस बनता ही नहीं है। ठीक है। थर्ड आता है एकाधिकार शक्ति, मोनोपोली पावर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तानाशाही है इसका। जहाँ पर तानाशाह होगा वहाँ पर ये चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के लिए ही पूंजीवाद की विचारधारा को अपनाएगा। और सेम वही वाली ऊपर वाली बात, गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा। तानाशाह जो है वो और ज़्यादा अमीर हो जाएगा, उसका बस ऐसा चलेगा जैसे कि वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। फोर्थ है अल्पावधि, शॉर्ट टर्म्स होते हैं, और इसको देखो समझाना इतना वो नहीं है, ये नॉर्मल सी वो है कि एक शॉर्ट टर्मिज्म जो होते हैं ये सब चीज़ें। देखिए फोर्थ पॉइंट के लिए अल्पावधि का मतलब यही है, शॉर्ट टर्मिनल, कि एक शॉर्टेज हो जाती है किस चीज़ की, लोगों में पैसे की, खाने की, और भी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उन सब की। ठीक है। सो इसलिए ही ये सारी चीज़ों पे पूंजीवाद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मानी गई हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की लागत की, फिफ्थ पॉइंट, कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट। अब देखो, अगर आप लोगों को प्रॉफिट कमाना है, छोड़ो मेरी बात करते हैं, मुझे प्रॉफिट कमाना है और मेरी फैक्ट्री है, तो मैं प्रॉफिट कमाने के लिए उसको दिन रात चलाऊंगी, मुझे उसकी परवाह नहीं होगी कि कितना धुआं उस फैक्ट्री से निकल रहा है, कितने केमिकल्स नदियों में बह रहे हैं, उन नदियों का पानी लोग यूज़ करते हैं, उसमें डक्स होती हैं और भी जानवर होते हैं बहुत सारे जो वहाँ के पानी पीते हैं, वो सब मर जाते हैं, या जो लोग वहाँ का पानी यूज़ करते हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उस चिमनी से निकलने वाले धुएँ की वजह से कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मुझे उस सब से कोई भी मतलब नहीं होगा, मैं सिर्फ अपना काम करने पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। ठीक है। 6 है गतिहीनता, इमोबिलिटी का मतलब होता है गतिहीनता। गतिहीनता बहुत ज़्यादा सब कुछ स्लो 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 हो जाता है, बहुत स्लो, सेम वही वाली बात पीछे वाली, कि स्लो इस वे में हो जाता है, उनका तो प्रॉफिट लगातार होता रहता है, लेकिन सामने वाला बिल्कुल गरीब पे गरीब होता जाता है। बीच में कुछ सालों में तो ऐसा देखा गया था, उस टाइम में पूंजीवाद के टाइम में जब इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था, तो बहुत सारे लोग तो मतलब जैसे ये चीज़ें बनाते थे और वो लोग खरीदते नहीं थे, तो इन लोगों को नुकसान भी हो जाता था, और उस वजह से वो लोगों को मार दिया करते थे गुस्से में कि यार तुमने क्यों नहीं खरीदी, इसको मार दो। और वो क्यों नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि जब एक गरीब गरीब होता जा रहा है तो वो और कैसे अपना गुजारा करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ बात आती है एक रूपता। सेम वही वाली बात है कि एक तानाशाही को जन्म मिल जाता है कि हाँ जी मैं सब पे हुक्म चलाऊंगी और बात ख़त्म है, अब जब तुम सारे मेरे अंडर में हो, मेरी बात सुनो, मैं जो बोलूँ वो करो, मैं जो खरीदने को बोलूँ वो खरीदो, चाहे कितने ही महंगा हो, कितना ही कुछ भी हो, बनवाऊँ भी मैं तुमसे ही और ख़रीदवाऊँ भी मैं तुमसे ही। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम इतना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा नहीं चलता था, बहुत बहुत कम चलता था, ऐसा नहीं है चलता नहीं था, लेकिन चलता था। ठीक है। तो अब जो वहीं के आपस के लोग होते थे वही खरीदते थे, वही सब चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। ठीक है। तो ये थी आपकी सारी प्रॉब्लम्स। और स्टूडेंट्स देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं ख़त्म होती है। मैंने पार्ट 2 यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी क्लास अभी, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, और हमारी नेक्स्ट क्लास 21 जन को थर्सडे को होगी, और आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब वो पढ़ें तो साथ में आप अपने नोट्स कंप्लीट करते हुए चलिए। अब टाइम बहुत कम रह गया है, आपका 4th सेमेस्टर भी स्टार्ट होना है, और मार्च में 3rd सेमेस्टर के पेपर ऑफलाइन ही होंगे, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी याद करने में। ठीक है। सो आज की क्लास को लेकर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।